ब्रेक के बाद एक फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में दी गई सूचना के आधार पर गुरुवार को राज्य के 3 जिले रांची, लोहरदगा और हजारीबाग में 16 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। इस कार्रवाई में झारखंड एटीएस, एसटीएफ, रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम शामिल थी। छापेमारी अभियान के संबंध में आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि अब तक 8 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो सर्च अभियान 16 ठिकानों पर चलाए जा रहे हैं, उसमें कुछ अवैध हथियार, लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन सभी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है और उस बिना पर छापेमारी अभियान भी चल रहा है। जैसे ही इन संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ पूरी हो जाएगी और जो दस्तावेज हैं उनके सत्यापन का काम हो जाएगा, तब विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद इम्तियाज की गिरफ्तारी के मामले पर आईजी अभियान ने बताया कि पूछताछ चल रही है। कुछ लोगों की गतिविधि संदिग्ध होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर कार्रवाई की गई है और इन पर इनपुट्स मिल रहे हैं। जिन एक्टिविस्ट्स के बारे में सूचना मिली थी उनका जब सत्यापन होगा तो आगे की जानकारी साझा की जाएगी, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है और अभियान अभी जारी है। इससे ज्यादा जानकारी साझा करना सही नहीं है। सत्यापन चल रहा है, उनसे पूछताछ चल रही है। कुछ लोगों की गतिविधि संदिग्ध होने की आसूचना प्राप्त हुई थी, उसी सूचना पर ये कार्रवाई अभी चल रही है। इसमें इनपुट्स हमें मिले हैं और जैसे आगे जिन एक्टिविटीज़ के बारे में सूचना मिली थी उनका सत्यापन होगा, तब आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। क्योंकि अभी ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है और अभियान चूँकि जारी है, इसलिए इससे ज़्यादा और अधिक जानकारी आप लोगों के साथ हम साझा नहीं कर पाएंगे। मुख्य रूप से रांची के कुछ क्षेत्रों में और लोहरदगा और हजारीबाग। जमशेदपुर से उड़ान भरने के बाद लापता हुए विमान के दूसरे पायलट जीत शत्रु आनंद का शव चांडिल डैम से गुरुवार शाम को बरामद कर लिया गया। शव की पहचान के लिए ट्रेनी जहाज के पायलटों के परिजनों से प्रशासन संपर्क में है। वहीं चांडिल व निमडी पुलिस घटनास्थल पर मौजूद हैं। इससे पहले प्रशासन की टीम ने ट्रेनी पायलट सुब्रदीप दत्ता का शव बरामद किया था। बता दें कि जमशेदपुर से उड़ान भरने के बाद चांडिल डैम में लापता हुए विमान व पायलट की खोजबीन के लिए देर रात लगभग 2 बजे भारतीय नौसेना की टीम कई उपकरणों के साथ चांडिल डैम पहुंची थी। लापता ट्रेनी विमान और पायलट की खोज में आज से भारतीय नौसेना की टीम भी जुटी हुई थी। अब इंडियन नेवी का 15 सदस्यीय दल एयरक्राफ्ट का पता लगा रही है। वो एक्चुअली यहाँ पर टेम्पररी काम कर रहे थे, करीब लगभग 1 साल होने जा रहा है, या हो लगभग। क्या आप लोगों को सूचना मिली थी पहले की? क्या सूचना यहाँ से हम लोगों को करीब शाम को मिला है। हम बता दे रहे हैं। हाँ। उसमें बेसिकली क्या हुआ था, हम बड़े भाई हुए रंजीत के। सूचना में जैसे यहाँ पर जो ये जानकारी के अनुसार 10:30 बजे टेक ऑफ किया है फ्लाइट, ठीक है। 11:40 11:20 के लमसम में ये रडार से बाहर हो गया है। रडार से बाहर होने के बाद जो प्रशासन को, जहाँ तक मेरी सूचना है, प्रशासन को इन्होंने सूचना दिया है एल्केमिस्ट ने लगभग 4 बजे के बाद, ठीक है। और हम लोग को सूचना इनके तरफ से नहीं, यहाँ से कोई किसी तरह का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं और एकदम उदासीन रवैया है। हाँ, एल्केमिस्ट अभी तक का भी उदासीन रवैया है। कोई भी आदमी अभी तक भेंट नहीं किया, न मिला है जब से 3 दिन हो गया। और जो सूचना मिला था किसी और के थ्रू, मेरे घर पर, जब मेरा पटना घर हुआ, वहाँ पर 6:30 बजे ये घर पर कोई आदमी इंसान गया था। उसको वो कहीं से, मैं छोटे भाई को जानता था, एयरपोर्ट से संबंधित था ही, इसलिए जानता था। वो बोला कि जिस सर कहीं मिसिंग है, 10:30 बजे से ही उनका फ्लाइट नहीं मिल रहा है। वो किसी और के थ्रू मिला था उसको। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं बोला कि एल्केमिस्ट तब से बोला गया या कुछ, यार कि किसी से आया था, आंटी से बोला कि आंटी ऐसा बात हुई। तो मैंने तब 1 घंटा के अंदर आनंद फानन में हम और मेरी मदर, किसी का स्वाभाविक सा बात है कि किसी का बच्चा रहेगा, मम्मी और हम आनंद फानन में ट्रेन पकड़ के साउथ बिहार, उसके बाद आए हैं सीधे डायरेक्ट गए हैं हम एल्केमिस्ट में। जब गए हैं तो वहाँ पर हम लोग सोचे कि हम लोग को रिस्पॉन्स करेगा या कुछ करेगा। जाते के साथ हम और मम्मी गए हैं, तो उसमें दो व्यक्ति थे जो उससे संबंधित थे। एक पाठक जी थे, जो नाम आया मेरे सामने, और 2 व्यक्ति थे। वो हम दोनों को, वो समझ गए कि इनके, क्या कि हम 1-2 बार पहले भी आए हुए हैं, तो वो समझ गए कि अगले जो व्यक्ति थे कि लगता है कि उनका परिवार है। और एक और जो ट्रेनर था जो सीख रहा था,
ट्रेनी पायलट था उसके भी परिवार थे, लेकिन उनके परिवार को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था जब तक हम नहीं गए। फिर हम मम्मी और तब हम बोले कि हम उसके भाई या कैसे नहीं जाएंगे, हमको अंदर सवाल पूछना है। तब अंदर गए हैं तो वो दोनों हम लोग से कट के निकल गए, हाँ मुस्कुराते हुए निकल गए। और वहाँ पर जो बैठे एक थे आपका समझिए कि प्रशासन से संबंधित थे, उन्होंने ही हमें रिस्पांस देकर यहाँ पर और कुछ बैठाए चाय वो पूरा, और उसके बाद यहाँ पर लाके छोड़ दिए। बोले आपका कहना है कि किसी तरह का नहीं। और झामुमो से किनारा कर खुद की पार्टी बनाने का दावा करने वाले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब कोल्हान मजबूती दौरे पर निकले हैं। दिल्ली से वापस लौटने के बाद चंपई सोरेन ने अलग पार्टी बनाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में वे गुरुवार को खरसावां शहीद बेदी स्थल पर पहुंचे। यहाँ शहीद स्थल पर चंपई सोरेन ने माथा टेका और अपने राजनीतिक जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने की घोषणा की। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि नए अध्याय शुरुआत को लेकर इनका ये खरसावां दौरा है। कोल्हान के सभी 14 सीटों पर दौरा कर बनने वाले संगठन को मजबूत करेंगे। चंपई ने साफ किया है कि वे कोल्हान पर अब फोकस कर रहे हैं। एक दिन पूर्व नए संगठन बनाने की घोषणा के साथ चंपई ने कहा है कि वे एक सप्ताह के भीतर पूरी तस्वीर और स्थिति साफ हो जाएगी। खरसावां शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि देने के बाद चंपई सोरेन अपने समर्थकों से मिले। इसके बाद वे चाईबासा के लिए रवाना हो गए। 2 दिन पूर्व दिल्ली से देर रात लौटने के बाद मंत्री चंपई सोरेन के स्क्वाड में शामिल चालक विनय कुमार बान सिंह की भीषण दुर्घटना में मृत्यु होने पर चंपई सोरेन समर्थकों के साथ खरसावां स्थित भोया गांव पहुंचे, जहां मृत चालक के समाधि पर पहुंचकर मंत्री ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने हर संभव सहायता की बात कही। नया अध्याय में और यही सब शहीद स्थल से हम लोग प्रेरणा और शक्ति हम लोग को मिल जाता है। इसीलिए यहाँ प्रणाम और श्रद्धांजलि करके हम परिवार से मिलने जा रहे हैं। दादा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब इसको कहीं कोल्हान के सभी 14 सीटों में इसको पहला दौरा खरसावां की माना जा सकता है। हाँ, निश्चित रूप से। आज यहाँ का बहुत सा कार्यकर्ता हम बरूडी में बहुत सा कार्यकर्ता हम खड़े फॉलो से वेट किए, फिर आप लोग से यहाँ वेट करके यहाँ संदेश देते जा रहे हैं कि उस परिवार से वेट करके चाईबासा में बहुत साथी लोग इंतजार करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सह मंत्री चंपई सोरेन झामुमो से बगावत का बिगुल फूंकने के बाद लगातार कोल्हान क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। उनके इस दौरे को लोग राजनीति के एक नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। चंपई सोरेन ने चाईबासा में कहा है कि एक हफ्ते का बस इंतजार कीजिए, उनके नए अध्याय के किताब के सभी पन्ने वे खोलकर जनता के सामने रख देंगे। उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन किसी पार्टी में शामिल होने और नए राजनीतिक दल के बनाने विकल्प फिलहाल सुरक्षित रखा है। साफ है कि चंपई सोरेन इन 2 विकल्पों में से किसी एक को चुनकर आगे के राजनीतिक सफर की नई शुरुआत करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी भी भाजपा से दोस्ती से ना तो इनकार किया है और ना ही भाजपा से दूरी बनाने की बात कही है। यानी कि भाजपा के साथ जाने का विकल्प भी चंपई सोरेन ने खोल रखा है। चाईबासा परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सीएम चंपई सोरेन अपने उन दिनों को याद करते हुए भावुक नजर आए जब उन्होंने अपने साथियों के साथ झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन किया था। मजदूरों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए औद्योगिक घरानों और सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी। वे आंदोलन में शहीद हुए अपने साथियों को याद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें झारखंड के विकास के लिए चुना। जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया है। झामुमो को उन्होंने बनाया था, इसलिए उसे तोड़ नहीं सकते। चंपई सोरेन ने कहा कि वे जनता के सामने अपने मुख्यमंत्री काल के 5 महीने के दौरान किए गए कार्यों को लेकर जाएंगे और उनसे जनता की सेवा के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। हमने अभी कोई दोस्ती अभी मिला ही नहीं, तो हाँ या ना किया तो भाजपा तो आपके आगे पीछे घूम रही है, दोस्ती तो मिली हुई है, आप स्वीकार कर रहे हैं या नहीं ये बताइए। ले आप ही हमारा सब जानते हैं तो हम बोलेंगे कि सर नया पार्टी का नाम क्या होगा सर? अभी सारा चीज हमारा अध्याय नया शुरू हुआ है। नया झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन टाइप का कुछ नाम नया अध्याय हम शुरू किया है। अभी अगर हो जाता तो आपको बता दो साथी, आपको उतना बोलने का जरूरत नहीं है। कुछ बताइए, बड़ा सोच समझ के कुछ भी करते हैं। 5 दिन से क्या थोड़ा सा तो इंतजार करो साथी। जो संगठन हमने बनाया जिसमें उसको नहीं तोड़ेंगे। पहले हम सोचे थे संन्यास लेंगे, लेकिन कल हमने
कार्यकर्ता हमारा गांव है, 30-40 हज़ार से ज़्यादा आदमी आया। तब हमारा विचार परिवर्तन हुआ और ये संन्यास नहीं लेंगे, ये राजनीतिक करूँगा। हमारा 3 गो हमारा प्लेटफॉर्म था। एक तो संन्यास लेने का, या अपने आप एक संगठन हम बनाएंगे। और ये जो नया अध्याय हमारा चैप्टर जो खुलते जाएगा, उसमें कोई अच्छा दोस्त भी अगर मिलेगा, ये चुनाव नहीं होने का पहले तक, तो दोस्ती हम उससे करेंगे। इस प्रदेश झारखंड प्रदेश और इस कुलान धरती से हमारा राजनीतिक क्षेत्र है, जहाँ थुलकोबाग, कहाँ बोड़ागुड़ा चकुलिया, कहाँ पुड़ाहाट, बंदगांव, गोलकेरा, सनवा, मनोहरपुर, उस सारा जंगल में हमारा जो साथी था, सुलापुत्ती, मोरा मुंडा, बहुत सा साथी मछुआ वगैरह है जो लड़ते लड़ते अपना शहीद हुए। इसीलिए हमारा आंदोलन में बहुत हम देखे नहीं, हम आंदोलन के बीच से गुजरे हैं। इसलिए हम उम्मीद करेंगे जो समर्थन हमको मिलते जा रहा है आज भी सरायकेला खोरसवा के बीच में कई जगह हर तरह खड़े हुए सैकड़ों की संख्या में स्वागत करते, सैकड़ों मोटरसाइकिल जो काल हम संदेश दिया शाम को, आज इस तरह से आदमी हमारा साथ जोड़ते जा रहा है। और सरायकेला को ये राजचाईवा साहब को भी हम रात को 10 बजे के बाद हम खबर दे के आएंगे, तो आज भी चौरा पर और भारी संख्या में स्वागत किया गया। और रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में गुरुवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, पूर्व विधायक अरविंद सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मिलन समारोह में कोल्हान क्षेत्र के चंदन कुमार सिंह और प्रेम कुमार शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चंदन कुमार सिंह और प्रेम कुमार शर्मा कोल्हान क्षेत्र के अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके आने से निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को बल मिलेगा और इस वर्ष के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर राज्य में एनडीए की सरकार बनाएगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर वे कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि सभी इस रैली में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। आप देखेंगे उसमें लिखा भी है कि दिसंबर तक आपको लाइन से क्या क्या जोड़ना, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है। यदि ये जो योजना है 2 महीना के लिए या 3 महीना के लिए, चुनाव तक के लिए ही है। और हेमंत सोरेन की जो विश्वसनीयता क्या है, अभी तो मैं बता भी रहा था, आप उनका घोषणा पत्र देख लीजिए। पिछले साल भी जब चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, तो कहा था कि गरीबों को हम साल में 72,000 रुपया देंगे। क्या हुआ साहब, दिया 72,000 रुपया? नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बना दिया था लोगों का, और कहा था कि मुफ्त में अनाज देंगे। दिया क्या? नहीं दिया। उनके घोषणा पत्र में है, उन्होंने कहा था कि जो दिव्यांग है, विकलांग है, विधवा है, वृद्ध है, उनको हम 2,500 रुपया पेंशन देंगे। उनके घोषणा पत्र में दिया क्या? नहीं दिया।
उन्होंने विधानसभा में कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या? उन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। शिबू सोरेन के बेटा है, नहीं वैसे कम बाप की कसम जो खाता हो, अगर उसको भी कोई नहीं पूरा करता है तो उसके बारे में कितने लोग विश्वास करेंगे बताइए? वो लोग दो ही नहीं करते हैं कि माँ बाप और पुत्र, ये 2-3 लोगों का कोई कसम कहीं देखते होंगे ना, लोग कहते हैं कि भाई बेटा की कसम है, पिताजी की है, दादा की है, ये माँ की है। तो भाई इन लोगों की कसमें खा करके उन्होंने कहा था कि पिताजी की, हम उनके बेटे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? तो संन्यास लेते हैं, तो संन्यास लेने का। तो इसलिए आज वो लोग भी जान रहे हैं मैया योजना कि वो क्या देने वाले हैं, कब तक देने वाले हैं। क्या रोकेगा भाई? हम लोग किस अपराध में रोकेगा? अगर लोकतंत्र में आप पॉलिटिकल पार्टी को धरना, प्रदर्शन, मीटिंग करना, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। कि हम सब परिस्थितियों से हम निपटने के लिए तैयार रहते हैं ना। इतना ऐसा नहीं, पूर्व का भी हम सब लोगों ने देखा है कि पिछले बार भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे तो जगह जगह लोगों को रोका था। तो इसलिए सब प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पॉलिटिकल पार्टी तैयार रहती है, कार्यकर्ताओं को भी तैयार रखा जाता है। उनको अनदेखी करने का प्रयास में किया गया और इलाके के वो टाइगर कहलाते थे, 6-7 बार वहाँ से विधानसभा रिप्रेजेंट किए। मुझे लगता है कि और इतने पुराने लोग थे, 2 महीना में उनकी भावनाओं के साथ जिस ढंग से खिलवाड़ हुआ काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण। कोई भी लोग रहेंगे तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं। हमको लगता है किसी के अंदर उनकी नाराजगी है और हमको लगता है इसका इफेक्ट तो जेएमएम पार्टी में पड़ेगी। आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, इस बार दावेदारी रहेगी क्या? हाँ, जो पार्टी निर्णय लेगी तो लोगों को मान्य है। पार्टी काफ़ी बड़ी हो गई, काफ़ी लोग आ गए, और पार्टी का जो डिसीजन होगा वही सर्वोपरि होगा। ऐसा क्या है, हम आंदोलन से जुड़े थे, अन्ना आंदोलन के पहला दिन से ही, और आम आदमी पार्टी के मतलब स्थापना सदस्य हैं और वर्तमान में प्रदेश के उप संयोजक थे। लेकिन हम लोग को झारखंड में राजनीति करना, झारखंड में हम राजनीति कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी मतलब झारखंड को मतलब नेग्लेक्ट करके रखा। 3 साल से हम लोग के यहाँ प्रभारी विहीन है, प्रभारी कोई नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि हमको तो अब झारखंड में राजनीति करना है। आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली और दिल्ली के आसपास के स्टेटों में ही मतलब ज़्यादा महत्व दे रही है। तो हमको राष्ट्र और राष्ट्रवाद का राजनीति करना है और देखें कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया और कोई संगठन नहीं है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुआ और तन मन धन से मैं 24 घंटा का कार्य करता हूँ। आंदोलन के पहले रोज से मैंने अपने सारा काम छोड़ करके 24 घंटा केवल इसी काम में लगा था। आज से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटा का कार्य करता हूँ और जो भी पार्टी मुझे दायित्व देगी मैं पूरे एक सिपाही की तरह, पार्टी के सिपाही की तरह कोई कारण नहीं रहा। बस बीजेपी का कार्यशैली और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व बहुत अच्छा लगा। बीजेपी का नेतृत्व और नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व अच्छा लगा और अंदर में काम करने का हम लोगों को मौका मिले, कोल्हान में काम करने का मौका मिले। रविंद्र राय जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी का हाथ को हम मजबूत करें कोल्हान में ज्वाइन करने का हमारा बस यही बीजेपी के साथ आने का यही मकसद है कि बस बीजेपी का सच्चा सिपाही बनके बीजेपी जो काम देगी। जेपीएससी 11वीं से 13वीं की मुख्य परीक्षा का परिणाम अब तक नहीं निकाला गया है, जिसके लिए पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने जेपीएससी के मुख्य गेट के पास धरना भी दिया था। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज ने इसे लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की है।
शशांक राज ने गुरुवार को एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जिसमें लिखा है कि जून 2024 में आयोजित 11वीं से 13वीं की मुख्य परीक्षा का परिणाम 31 जुलाई को ही बनकर तैयार हो चुका है, जो आयोग द्वारा निकाले गए नोटिस में वर्णित है। 31 जुलाई को आयोग द्वारा एक विज्ञप्ति भी जारी की गई थी और बताया गया था कि मुख्य परीक्षा का परिणाम अति शीघ्र आएगा तथा अगस्त माह के द्वितीय सप्ताह में साक्षात्कार लिया जाएगा। लेकिन आज 22 अगस्त बीतने के बाद भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। इससे लेकर छात्रों में काफी गुस्सा है। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द परीक्षा फल प्रकाशन का आदेश दें। टेस्ट कर रहे हैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर, और ये सरकार पहले दिन से ठान चुकी है कि हम इस प्रदेश के एक एक सीटों को बेचने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन जी का नारा हो चुका है। आपने जेएसएससी में देखा जिस प्रकार से पीजीटी में इन लोग सीट बेचने का काम किए, सीजीएल में जब सीट बेचने का प्रयास कर रहे थे पेपर लीक हुआ, उसी प्रकार 11वीं और 13वीं जेपीएससी का परीक्षा फल रोक कर पूरे सरकार के लोग लग गए हैं कि किस प्रकार से छात्रों के भविष्य को बेचने का इन लोग काम करें। इसलिए परीक्षा फल इन लोग रोक के रखे हुए हैं। और चेयरमैन जो मैडम थी नीलिमा मैडम, उनका आरोप है सरकार के ऊपर कि हमको दबाव बनाया जा रहा, परीक्षा फल रेडी है जेपीएससी में, पर सरकार के दबाव के कारण ये लोग परीक्षा फल नहीं दे पा रहे हैं। तो पूरी तरह से पूरे प्रदेश के युवाओं के भविष्य अधर में है। पूरे युवाओं के सपने को बेचने का काम कर रही है हेमंत सोरेन जी की सरकार। इसलिए जेपीएससी का रिजल्ट जल्द से जल्द जेपीएससी प्रकाशित करे 11वीं 13वीं का, जो 342 पद पे इन लोगों ने निकाला था, और इनके ही नोटिफिकेशन के अराउंड अगस्त के सेकेंड वीक में रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आज अध्यक्ष भी चले गए हैं। हम इन लोग नया अध्यक्ष बनाकर पूरे सीट बेचने का तैयारी में सरकार है। इसलिए हम लोग आज महामहिम राज्यपाल महोदय के पास इस मामले से अवगत कराया है, और आने वाले समय में हमने कहा है कि इसको किस प्रकार से युवाओं के भविष्य को ना बेचा जा सके इस राज्य में, इसके लिए जल्द से जल्द परीक्षा फल प्रकाशित किया जाए और जेपीएससी के संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत किया जाए ताकि युवाओं के भविष्य इस राज्य में बोली ना लग सके। अच्छा अध्यक्ष, इधर जमशेदपुर के कोवाली पुलिस ने भारत बंद के दौरान पुलिस से बदसलूकी करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। मानको के दाई गुट्टू निवासी अमित सत्यम को पुलिस ने गुरुवार सुबह पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। भारत बंदी के दौरान कार में फ्यूल खत्म हो जाने पर मानको थाना क्षेत्र के दाई गुट्टू के रहने वाले अमित सत्यम हल्दी पोकट में उड़ीसा रोड स्थित श्रेया फ्यूल्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप में तेल भरवाने के लिए गए थे। इस बीच कर्मचारियों ने भारत बंद कहकर तेल देने से मना कर दिया। इसके बाद अमित सत्यम द्वारा पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज एवं धमकी देते हुए धक्का मुक्की की गई। इसकी सूचना पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने कोवाली थाना को दी, जिसके बाद कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान दलबल के साथ पेट्रोल पंप पहुंचे। जब युवक से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो अमित ने पुलिस के साथ भी बदसलूकी शुरू कर दी एवं सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने लगा। इसके बाद कोवाली पुलिस द्वारा कार को जब्त करते हुए अमित सत्यम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म एवं हत्या मामले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। विभिन्न संगठनों के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में जमशेदपुर के सिख समाज द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल थीं। इन सभी ने एक स्वर में देश में कठोर कानून बनाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध को अपराधी खुलेआम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हिरासत में भेजकर उल्टे उनकी सेवा हो रही है। ऐसे में आवश्यकता है कि देश में ऐसे अपराधियों के लिए कठोर कानून बनाए जाएं ताकि देश की बेटियों और महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके। घटना जो कलकत्ता में हुई है डॉक्टर बहन का, उसका साथ जो भी हुआ है वो सबसे पहले तो मैं ये मांग करती हूँ कि उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। दूसरा, उनकी माँ ने बयान दिया है कि आज ये घटना किसी सिख के साथ होती तो आज ये टुकड़ा टुकड़ा कर देते। उन्होंने शायद कुछ इतिहासी हमारे बाबा दीप सिंह, बंदा सिंह बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह का इतिहास जो पढ़ा है, तो उन्हें ये जवाब दिया कि आज किसी सिख की बच्ची होती तो वहीं टुकड़ा टुकड़ा कर देते। लेकिन आज हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं सिख भाइयों से विरोध का विनती करती हूँ कि आज आगे ऐसा कहीं हो तो सिख भाई जो है वो सबसे आगे आए। जहाँ जहाँ ये घटना होती है, ये सिख भाइयों पर बहुत विश्वास है। एक हमारी और लेडीज ने बयान दिया है
कि सिख भाई जो है कहीं भी कोई देरी हो जाए तो वो कहीं बस में या कहीं भी आएंगे, वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे, वो आपको अच्छी जगह में लेके जाएंगे। और जहाँ जहाँ भी हो रहा है, मैं यहाँ के जमशेदपुर के भी जितने स्कूल हैं उन पर भी मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ बाथरूम के पास सीसी कैमरे लगने चाहिए, जो सबका इसमें बचाव हो जाए। ये आज सबको जानकारी होगी, बहुत दुखद घटना है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक अस्पताल में एक महिला डॉक्टर को बलात्कार किया गया। उसके बाद उसकी दरिद्रगी दिखाकर उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक जो है हत्यारों को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। महाराष्ट्र में एक सरकारी स्कूल में 2 छोटी छोटी बच्चियां के साथ वहां के स्टाफ द्वारा जो कुकर्म किया गया, इसका भी जो है हम लोगों ने आज यहाँ डीसी के यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री को भी जो है हम लोग जो है यहाँ पत्र उपायुक्त महोदय के माध्यम से भेज रहे हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश जैसा देश जिसको हम लोगों ने पैदा किया, जिसको हिंदुस्तान ने पैदा किया, वो देश के जो लोग हैं वहाँ पर जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग, वो हमारे देश के खिलाफ वहाँ पे बोलते हैं, हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो है वहाँ पर जो है अत्याचार करते हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। हम लोग का कहना है कि उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और केंद्र सरकार जो है हम लोग अनुरोध करेंगे कि डुलमुल नीति वहाँ पर बांग्लादेश में ना अपनाई जाए। उनको लोगों को अंदर में घुस के जो है वैसे लोगों को जो है कुचलने का काम हम लोग को करना चाहिए। हमारे देश की माँ बहनें बेटियाँ में सुरक्षित नहीं है। हम लोगों ने देखा कलकत्ता में एक डॉक्टर बहन के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी जान ले ली गई। महाराष्ट्र में 2 स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया गया, ये बलात्कार किया गया। कि हम भारत सरकार से हम मांग करते हैं, हम अपील करते हैं कि इस सबसे पहले हमारी माँ बहनों को सुरक्षित करने के लिए हम लोग इसमें भी लिखा है कि जो भी अपना कानून बनाए, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा के लिए, बच्चियाँ बाथरूम जाती हैं उनके लिए वहाँ अलग से बच्चे कोई लेडीज़ नियुक्त की जाए कि उनके साथ में जाए आए देखे, नहीं तो ऐसे दरिंदों का जो जिनकी सोच गलत है, ऐसे आदमी और हौसला बढ़ता है और गलत काम करते हैं। स्कूल में CCTV कैमरे लगाए जाए। हम लोग जमशेदपुर के डीसी से भी मांग लिखित रूप में कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी करते हैं कि बच्चों को सुरक्षित रखना, नहीं तो आगे ऐसा दिन है। और जमशेदपुर के समराना सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर BCG टीकाकरण का शुभारंभ उपायुक्त द्वारा किया गया। कार्यक्रम में DDC, सिविल सर्जन, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। टीकाकरण अभियान को लेकर यक्ष्मा पदाधिकारी ने जानकारी दी कि वयस्क TB वैक्सीनेशन के लिए 6 श्रेणी में लोग शामिल किए गए हैं। इनमें 5 वर्ष पूर्व में TB रोग का उपचार ले चुके व्यक्ति, 3 वर्ष पहले तक के TB रोगी के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति, धूम्रपान करने वाले, कुपोषित, 18 से कम BMI वाले, मधुमेह से ग्रसित लोग और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्ति शामिल हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र व अन्य सभी स्वास्थ्य केंद्र में BCG टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। उपायुक्त ने अभियान के सफल संचालन का निर्देश देते हुए कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में सभी सुयोग्य का टीकाकरण हो, इसे स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी समन्वय बनाते हुए सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जिले में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जिले से TB का समूल उन्मूलन है तथा इसमें प्रत्येक नागरिक की परस्पर सहभागिता जरूरी है। उन्होंने सभी वयस्क नागरिकों से अपील किया कि टीकाकरण अवश्य कराएं। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए ये वैक्सीन एडमिनिस्टर कर सकें। लगभग 64,000 आपने टारगेट बताया, इसको मिशन मोड में करने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द हम इस बीमारी के निराकरण में योग बढ़ सकें। पहले भी बच्चों में हम हमेशा देते रहे हैं और एडल्ट BCG वैक्सीन का हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि हम लोग कई जगहों पर देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस से
इतने सारे पेशेंट्स हमारे ग्रसित रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, मुझे लगता है कि कस्तूरबा गांधी की बच्ची भी जो है इससे ग्रसित हुई और उनकी मौत हुई। कई हमारे इसका निराकरण नहीं कर पाते। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने प्रखंडों में, अपने अपने क्षेत्रों में इसका भरपूर प्रचार प्रसार करते हुए मैक्सिमम वैक्सीन एडमिनिस्टर करें। जो हमारा टारगेट है वो हमेशा एक अनुमानित टारगेट होता है। इधर जमशेदपुर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने गुरुवार को संग्रहालय परिसर से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता रथ को रवाना किया। इसका उद्देश्य जिले भर के किसानों को योजना का 100% लाभ दिलाना है। ये रथ जिला के विभिन्न प्रखंड व पंचायत क्षेत्र का भ्रमण कर किसानों को योजना के लाभ व उद्देश्य के प्रति जागरूक करेगा। उपायुक्त ने कहा कि सरकार ने किसानों की सहूलियत व उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण को लेकर खरीफ वर्ष 2024 के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की है। योजना का लाभ लेने के लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। किसान नामांकन व योजना की अधिक जानकारी के लिए बैंक शाखा CSC बीमा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि किसानों के फसल को सुरक्षित करने एवं फसल नष्ट होने की स्थिति में उन्हें बीमा के माध्यम से मुआवजा राशि उपलब्ध करवाने हेतु इस फसल बीमा से देश भर के किसानों को जोड़ा जा रहा है। जागरूकता वाहन का हम लोगों ने शुभारंभ किया है। इसमें बिरसा प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना का हम लोगों ने जागरूकता रथ रवाना किया है। इसमें सभी किसान 1 रुपये की राशि पे अपने फसलों को इंश्योर करा सकते हैं और इसमें गैर लोनी और लोनी सभी किसानों के लिए है। इसके नामांकन के लिए अंतिम तारीख जो है वो 30 अगस्त है और इसका बृहद स्तर से सभी प्रज्ञा केंद्रों पे और सभी बैंकों के द्वारा LDM के माध्यम से जो हमारे ऑलरेडी लोनी हैं उनका किया जा रहा है और गैर लोनी इत्यादि जो है उनका प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए हमारा सहकारिता विभाग जो है वो निरंतर जो है ATM और BTM के साथ लाइनअप करते हुए इस कार्य को अंजाम दे रहा है। तो क्या लगता है किसानों को कितना सहूलियत होगा इसका? किसानों को बहुत सहूलियत होगी क्योंकि आज की तारीख में एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है और बारिश पे वो बहुत डिपेंडेंट है। वहीं चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में गुरुवार को शंकर नेत्रालय के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच से मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोबा मांझी, विधायक सुखराम उरांव, सिविल सर्जन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सुमिता होता फाउंडेशन के प्रयास से और टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस शिविर में पहले दिन 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ और सभी की आंखों की जांच की गई। शिविर को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि आंखें ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार है। जब तक हमारी दृष्टि उत्तम है तब तक हमें इसके महत्व का ज्ञान नहीं होता। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील फाउंडेशन हमेशा बेहतर प्रयास करती है। उनके प्रयास से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शंकर नेत्रालय के अंत्य आधुनिक मशीनों के माध्यम से नेत्रों का जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन कर लोगों को नई जिंदगी देने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक 11,000 से अधिक लोगों को ऑपरेशन हो चुका है। सांसद जोबा मांझी ने कहा कि टाटा स्टील फाउंडेशन गरीबों के लिए वरदान है। गरीब ग्रामीण अपनी आंखों का ऑपरेशन पैसों के अभाव से नहीं कर पाते हैं। वैसे लोगों को चिन्हित कर निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन कराना सराहनीय कार्य है, क्योंकि नेत्र के बिना जीवन अधूरा है। खासकर झारखंड से बाहर के साथ साथ इस बार विशेष ध्यान झारखंड के ऊपर नजर है, क्योंकि टाटा स्टील यहाँ के लोगों के आंख और कान है, जिनका सहयोग से हम बहुत सा बीमारी का इलाज हम फ्री करा पाते हैं। और इसके लिए हमारे जिला के अनुमंडल में भी या सदर में भी ऐसे कई बीमारियों का हम लोग इलाज करते हैं। तो ये सहयोग टाटा स्टील के साथ साथ हमारी जो चिकित्सा टीम है, इस टीमों के दोनों टीमों के मिलकर कई ऐसा बीमारियों का इलाज हम लोग करते हैं। कि टाटा स्टील फाउंडेशन का प्रयास हमेशा से रहा है कि यहाँ के लोगों को सेवा मिल सके, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं किया जाए। ये प्रयास टाटा स्टील फाउंडेशन हमेशा करती है। और खास करके शंकर नेत्रालय जो भारत देश में आंख की हॉस्पिटल के लिए सबसे फेमस है और बेहतर इलाज सुविधा हुआ है। और ऐसे मेडिकल टीम के द्वारा जिस तरीके से एक जानकारी दी गई कलकत्ता, मुंबई और टाटा के मेडिकल टीम के द्वारा
करीब 11,000 से भी अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचाया गया है और इन लोगों का टारगेट है कि और भी ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में इसका लाभ लोगों को मिल सके, निःशुल्क रूप से उनका आँख का ऑपरेशन हो सके और उनको फ्री में चश्मा दिया जा सके। सही में ये सराहनीय कदम है। उनको सहयोग के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अति उत्तम होगा। इसीलिए मैं टाटा स्टील फाउंडेशन को भी धन्यवाद भी करती हूँ और मांग भी रखती हूँ और साथ ही साथ शंकर नेत्रालय को भी धन्यवाद करती हूँ। आप लोग ने भी बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि हमेशा हम लोग कभी कभी तो आप लोग का कैंप में आ जाते हैं, उसमें काफ़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठाते हैं। तो और थोड़ा सा हम लोग बढ़े और थोड़ा सा वृहद करें तो इसका ज़्यादा वैसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत कोई पैसा नहीं होने की वजह से अपना जांच करा पाते हैं ना ऑपरेशन करा पाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समय लेते हुए मैं धन्यवाद सभी टीम को देते हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे गरीबों को, जो असहायों के लिए अपना शरीर का पूरा सहारा देते हैं। आँख के बिना कोई चीज़ कहीं नहीं दिखने से काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं अपनी बात को अंत करते हुए पुनः आज जितने यहाँ सामने में आप लोग बैठे इसका लाभ लीजिए और जैसा जैसा आपको डॉक्टर कहेंगे, उसके पूरे टीम कहेंगे, उसी हिसाब से आप लोग उसको पालन करें ताकि ऑपरेशन होने के बाद किसी तरह का परेशानी ना हो। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।